तो आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए जो है वो रे ऑप्टिक्स का सेशन चल ही रहा है, उसी में ही हम और आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज जो है वो प्रिज्म के थ्रू होने वाले रिफ्रैक्शन के लिए जो फार्मूला बनेगा, बेसिकली हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर n से बोलें तो n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये प्रूफ हो गया आएगा। साथ ही साथ थिन प्रिज्म के लिए भी देखेंगे, फिर उसमें हम थोड़ा चेंजेस करके कि अगर जो है वो एंगल बहुत ही छोटे हों तो साइन आई को सिर्फ आई और साइन आर को सिर्फ आर लेते हुए थिन प्रिज्म के लिए भी हम फार्मूला देख पाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है वो फार्मूला क्या, उसी में ही थोड़े चेंज करके आ जाएगा। तो उससे बिफोर हम चाहेंगे कि आपको दिखा तो एटलीस्ट दें कि प्रिज्म कैसा है या प्रिज्म कैसा होता है, कोई लेंस या मिरर कैसा होता है। जनरली जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसको आप थोड़ा पहचान भी पाए, तो हम आपको जो है वो दिखाना चाहेंगे। बेसिकली प्रिज्म के लिए कहें तो आप इसको ऐसे समझ लें, जब आप इसको डिफाइन करते हैं तो बहुत ही आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगता है कि कैसे डेफिनेशन दें, तो जो दिख रहा है वही उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। देखें, ये एक रेक्टेंगुलर आप फेस देख रहे हैं, ठीक है, वही फेस आप इधर भी एक देख रहे हैं रेक्टेंगुलर, ओके, और एक फेस नीचे देख रहे हैं रेक्टेंगुलर, एक टेंट टाइप का समझ लें, ठीक है, जिसमें नीचे कारपेट पड़ी हुई हो और लेफ्ट और राइट से भी वो वॉल्स हो, स्लोपी हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गई है। तो 3 रेक्टेंगुलर जो साइजेस हो गई है ना, 3 रेक्टेंगुलर शेप हो गए। और 2 देखें कैसे, ये देखें, ये ट्रायंगुलर शेप है, एक ये ट्रायंगुलर शेप है और एक इधर ये ट्रायंगुलर शेप है। तो इट इज अ मेड अप ऑफ ग्लास, आप कह सकते हैं। इट इज अ वेज शेप्ड विच कंसिस्ट ऑफ 3 रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स एज वेल एज 2 ट्रायंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स। बेसिकली जो ट्रायंगुलर शेप है वो इक्विलेटरल इन शेप है, यानी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यही इसकी, जैसे कि आप इसका फिगर देख पा रहे हैं, वही आप बिल्कुल वैसे इसका डेफिनेशन पढ़ पा रहे हैं। बुक में आपको पढ़ने में कॉम्प्लेक्स लगता होगा, लेकिन बट ये कॉम्प्लेक्स बात है नहीं, आप जो देख रहे हैं उसी को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो प्रिज्म था। स्पेशली जब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करेंगे प्रिज्म में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला निकालेंगे, तो जब ये दिखा रहे हैं दिस इज एबीसी, दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, यानी ये दिखाते हैं, ये प्रिंसिपल सेक्शन, लाइकवाइज दिस, ओके। तो यहाँ पे इस सेक्शन पे रे को ले आ रहे हैं, ये इंसिडेंट रे यानी ऐसे आएगी, देन अगेन ये अंदर ही अंदर ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक, और फिर इस एज से बाहर निकल आएगी, जैसे कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो दिस वन इज द इमर्जेंट रे। तो जहां जहां पे कांटेक्ट में आती है, इंटरफेस बनते हैं सरफेस पे, वहां में क्या ड्रॉ करना पड़ता है, नॉर्मल। ये तो एक नॉर्मल ये हो जाएगा ON1, एक नॉर्मल ये हो जाएगा ON2। तो फिर इस बात को हम आगे प्रूफ को अभी बढ़ाएंगे। आपने प्रिज्म पहचान लिया, ये ज्यादा जरूरी था, ठीक है। और यही एक प्रैक्टिकल भी आपका बिलोंग करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, यानी जान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का निकालने के लिए आपका 12th में प्रैक्टिकल भी बिलोंग कर जाता है बेसिकली। और चाहेंगे कि आप इसे पहचान पाए। देखें, ये जो लेंस है जिसमें कोई पॉलिश नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है दोनों साइड की, वो लेंस कहलाता है। इसमें इधर भी ये बल्कि है यानी उभरा हुआ है, और ये जो बैक साइड है ये भी बल्कि यानी उभरा हुआ है। तो जो दोनों तरफ से उभरा हुआ हो यानी बल्कि हो, उभरा मतलब ऐसी शेप जिसकी उभरी हुई हिस्से की हो, तो जो बल्कि दोनों तरफ से वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग भी कहलाता है क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज करता है यानी कलेक्ट करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जेंट इन नेचर भी बोलते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा भी लेंस मौजूद है। अगर इसको हम छू के देखते हैं तो इधर भी ये कंप्रेस्ड है यानी अंदर की तरफ दबा हुआ है, इधर भी देखते हैं तो अंदर की तरफ, यानी दोनों सरफेस इसके बीच में जो है बल्कि नहीं बल्कि अंदर की तरफ दबी हुई है। तो ऐसा जो लेंस होता है उसको कनकेव बोलते हैं, केव जैसा। केव की मीनिंग से आप कनकेव निकाल सकते हैं। केव यानी कोई गुफा को कहते हैं ना कि अंदर की तरफ में हो, तो वैसे समझ लें यानी ये अंदर की तरफ में कोई, ये डीप है, डीप हो, जो उसका बीच का हिस्सा डीप हो, तो कनकेव लेंस होता है। और ये डाइवर्ज करता है यानी रेस को कलेक्ट नहीं करता बल्कि बिखेरने का काम करता है। तो इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। तो डाइवर्जिंग इसकी नेचर में शामिल है।
फिर हमारे पास में एक मिरर है, जैसा कि देख रहे हैं बेसिकली बैक साइड इसकी पॉलिश्ड है। एक्चुअली जो आइडियल एक मिरर कहलाए तो इसमें तो सिल्वर पॉलिश्ड होता है अगर आइडियल मिरर होता है, और आप सभी जानते हैं कि सिल्वर काफी कॉस्टली पड़ जाता है, तो बेसिकली जो इस्तेमाल करते हैं वो मैंगनीज डाइऑक्साइड की कोट इस्तेमाल कर ली जाती है MnO2 की। तो जो है फिर एक साइड में पॉलिश रहती है, तो दूसरी साइड जो जिसपे हम फेस में देख रहे होते हैं कुछ ना, तो अगर इसको छू के देखें, अगर ये बल्कि है नहीं उभरा हुआ है तो ये कॉन्वेक्स है। तो रियली जो हमारे पास है उभरा हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। लेकिन आप एक ऐसा पाओगे कि जिसमें इधर में पॉलिश हो और जिधर में पॉलिश है जान ले कि ये पॉलिश ना होती, इधर में फेस देख पाते तो ये डीप था यानी दबा हुआ था, तो ये कनकेव मिरर हो जाता है। यानी अगर इधर पॉलिश होती और अगर इधर में इमेज बन रही होती तो ये कनकेव मिरर हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से दोनों मिरर का भी हमने आपको बता दिया। और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप जनरली आपको सुनने में आ जाता है ग्लास स्लैब, जिसको कहते हैं ग्लास स्लैब। तो ऐसी जो ग्लास की जो रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रिप है, ये आकार में अलग अलग हो सकती है, ज्यादा थिकर भी हो सकती है, ज्यादा ब्रॉड, कुछ कम, ऐसी भी, तो ये ग्लास स्लैब कहलाती है। तो ग्लास स्लैब को भी आप पहचाने रखें, यानी रेक्टेंगुलर इन शेप है, ट्रांसपेरेंट इन नेचर, और इसको हम ग्लास स्लैब बोल रहे होते हैं। तो जब इससे लाइट पास करती है किसी भी इसके एज से, तो जब इससे आउट होती है जब लाइट, तो जो है अपने रास्ते से थोड़ा हट जाती है, यानी डेविएशन दिखाती है, जिसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के रूप में क्लास 10th में स्टडी कर चुके होते हैं। तो फर्दर अगर जरूरत पड़ती तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो प्रिज्म के फार्मूले के लिए हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जो डेरिवेशन पे बात करनी थी। तो थोड़ा इसके लिए अपनी ज्योमेट्री जो है वो क्लास 10th की वो हम लोगों को थोड़ा बूस्टअप रखने की जरूरत है, मजबूत रखने की जरूरत है, क्योंकि ज्योमेट्री का इसमें रोल है इस फार्मूले के डेरिवेशन में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो टाइटल क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर द प्रिज्म। तो बेसिकली जैसा कि फिगर आप सामने देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल सेक्शन है वही प्रिज्म का, जैसा कि अभी हम दिखा रहे थे। दिस ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, कौन सी, R1P, दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो है जहां पे वो प्रिज्म के सरफेस को मिलेगी, तो वहां पे ये नॉर्मल एक ड्रॉ करनी रहेगी, ON1, दिस इज द नॉर्मल। तो वहां से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो जाएगा। फिर ये रे अंदर में इंटर कर गई, यानी रिफ्रैक्ट कर गई अंदर की तरफ, तो नॉर्मल ये है नॉर्मल, तो इसके साथ में जो अंदर एंगल बनेगा वो R1 यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा इस सरफेस पे। और यहाँ पे आते आते ये R2 यहाँ पे कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये रे आउट हो गई यानी बाहर निकल आई, तो ये अब नॉर्मल के साथ जो इधर बनाएगी वो इमरजेंट एंगल कहलाएगा E। तो इधर आई और इधर E, बेसिकली कोई इसको I1 और इसको I2 भी कह सकता है, ये अपनी सुविधा पे डिपेंड करेगा, I1 I2 भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको हमने E ले रखा है, ओके, E फॉर इमरजेंट। तो और बाकी बातें कर लेते हैं। देखिए ये R1 है और ये I1 जो एंगल है ये नॉर्मल के साथ है, इसका मतलब ये पूरा अंदर में भी ये I1 है, इस नॉर्मल के साथ ये पूरा एंगल I1 है, ठीक है। तो ये जब I1 है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम इतना कहना चाहें, इतना सिर्फ कहना चाहें, यानी ये I1 है इतना, ठीक है, ये तो क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से हो जाएगा, एक रे ये जा रही एक रे ये जा रही, तो ये पूरा आपके पास I1 हो जाएगा। तो ये I1 माइनस R1 इधर पे हो जाएगा इतना। और इधर में देखें ऐसे, तो I1 के I बोल रहे हैं हम लोग, I लेके चल रहे हैं, तो I माइनस R1 हो गया। और इधर में देखें तो वो E माइनस R2 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो आप ज्योमेट्री से जान रहे हैं। अच्छा, फिर एक ये देख रहे हैं यहाँ पे डेल्टा एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, ये कब मिलता है, व्हेन इंसिडेंट रे इज प्रोड्यूस फॉरवर्ड और इमरजेंट रे इज प्रोड्यूस बैकवर्ड। तो जब इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं और इमरजेंट रे को बैक ले जाएं, तो जहां पे ये मिलेंगी वहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा, डेल्टा से लिखा जाएगा। ये पॉइंट हमने O डैश कह रखा है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा O डैश हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। तो इस एंगल को आप समझे रखें, यहाँ पे थोड़ा फिगर जो है कम जगह में ज्यादा हो जाती है,
तो आप ये जान लेंगे ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली लाइन जा रही थी, ये नॉर्मल वाली जा रही थी, यानी ये एंगल आपके पास पूरा आई है, नीचे R1 है, तो R1 अगर हटा दे तो इतना जो बचा है वो I माइनस R1। ठीक उसी तरीके से इधर में E माइनस R2 बचेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस ट्राइंगल में O डैश PQ में, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी हमने यही लिख रखी है। R1P क्या है, देखिए R1P या इंसिडेंट रे है, तो R1P इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इधर R2Q जो है, R2Q इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ON1 और ON2 यहाँ क्या है, ON1 ये हो गया, ON2 ये हो गया। दीज आर द नॉर्मल I और E, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, और डेल्टा आप जान ही चुके हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन ये कब मिलता है, जब इंसिडेंट रे को हम फॉरवर्ड प्रोड्यूस करें और इमरजेंट रे को हम बैकवर्ड ले जाएं, तब ये मिलता है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। तो इन ट्राइंगल O डैश PQ, ट्राइंगल O डैश PQ, व्हाट वी हैव, डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल, so it is equal to sum of interior opposite angles, that is I minus R1 or plus E minus R2. Now delta becomes I plus E minus R1 plus R2, ये हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब यहाँ पे हम इस ट्राइंगल में आ ही चुके हैं O डैश PQ में। अब POQ वाले में आते हैं, इन ट्राइंगल POQ। अब जरा इसमें देखते हैं हम लोग POQ वाले में क्या मिलेगा। तो एंगल P पे जो बन रहा है वो हमारे पास जो है वो कितना है, R1 एंगल है, यानी R1 और प्लस O पे जो एंगल हो, तो एंगल O उसको फिलहाल बोल देते हैं हम लोग, POQ भी बोल सकते हैं लेकिन हमने वो बोल दिया। फिर यहाँ पे आ गया R2 वाला, और ये तीनों एंगल एक ट्राइंगल में मिला के कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो R1 प्लस एंगल O प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। अब जरा हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, वो क्या है, APOQ। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल APOQ, हम साइक्लिक क्यों इसको कह रहे हैं, अगर आप ज्योमेट्री की मीनिंग से जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि जिन पे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं अगर उनका सम 180 डिग्री पड़ता है तो वो साइक्लिक होते हैं। तो यहाँ पे P पे देखें, P पे जो एंगल ये जो पड़ रहा है इसके साथ में है, ये इसके साथ नॉर्मल आपने खींची है, यानी ये यहाँ पे कितना डिग्री पड़ रहा है, 90 डिग्री है ना, ये पूरा 90। यहाँ भी नॉर्मल के साथ देखें इस सरफेस पे, इस सरफेस पे 90 यहाँ भी पड़ रहा है, तो आमने सामने का एंगल 90 क्या हुआ जा रहा है, 90 उधर का 90 इधर का मिलके कितना हो जाएगा, 180। यानी तो ये कैसा आप कह सकते हो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फिलहाल अगर इशू कोई नहीं है तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना बोल के सिर्फ क्वाड्रिलेटरल भी बोल दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, बट ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक है, तो आप साइक्लिक कह सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल APOQ व्हाट भी है, हमें एंगल A है, एंगल P है, एंगल O है, एंगल Q है। तो देखें एंगल A प्लस एंगल P पे प्लस एंगल O पे प्लस एंगल Q पे, और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल मिला के 180 यानी पूरा मिला के कितना लिखें, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ देखें एंगल A तो ऐसे रहेगा, ठीक है, एंगल A ये ऐसे रहेगा, प्लस एंगल P, अब P पे ये पूरा वाला एंगल ये आप लोग, तो क्योंकि ये नॉर्मल जा रहा है तो पूरा एंगल कितना डिग्री, 90, प्लस एंगल O प्लस एंगल Q, तो Q पे भी ये पूरा देखें, ये पूरा है 90 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू 360। नाउ 90 प्लस 90 इट इज टेकन टू दिस साइड, तो 360 में से 180 हट गया, तो हमारे पास एंगल A प्लस एंगल O नाउ कलेक्टिवली बिकम 360 में से 180 हटा दें तो क्या रह गया, 180 डिग्री रहेगा। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ कम टू द इक्वेशन नंबर 2 and 3। व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में हमें खास ये दिखता है कि इन दोनों की जो राइट हैंड साइड्स हैं दीज आर सेम, यानी 180 है। तो हम 2 और 3 का कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयरिंग किसका इक्वेशन 2 and 3, देन वी गेट हियर एज कि RHS सेम है तो LHS को आपस में बराबर रखते हैं।
तो R1 प्लस O प्लस R2 यानी R1 एंगल R1 प्लस एंगल O प्लस एंगल R2, ये सब मिला के इस साइड कितना हो गया, एंगल A प्लस एंगल O। तो O दोनों साइड में कॉमन है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल A। तो दिस इज इक्वेशन, नाउ इट बिकम्स 4। ठीक है, तो ये फोर्थ इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, इस क्रम में या इस साइड में आ गई। उसके बाद हमें कहना पड़ेगा इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखें मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में क्या होता है। देखें एक्चुअली होता ये है कि इसके बीच अगर हम ग्राफ एक खींचे, जैसे एक्स एक्सिस पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लें और वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ डेविएशन लें, तो डेल्टा डेविएशन वाला और इंसिडेंस आई वाला अगर इसके बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें ग्राफ ये कर्व टाइप का मिलता है, यानी ऐसे। इसका हमें जैसे जैसे एंगल आई को देखें हम आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे डेल्टा देखें क्या हो रहा है, देखो नीचे आ रहा है, यानी कम हो रहा है। एक वैल्यू तक क्या होगा, सबसे कम हुआ, उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू हुआ। तो जब ये सबसे कम है तो देखिए कितना है, यानी इसको कहां ले जाए, वाई एक्सिस तक डॉटेड देके ले जाए और यहाँ पे लिखे डेल्टा एम, यानी ये कहलाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये जिस समय मिला उस समय पे जो आई की वैल्यू होगी वो आई इज इक्वल टू आई सी बोल दिया जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल बोल दिया जाएगा। तो एट सम पर्टिकुलर एंगल ऑफ आई द डेविएशन एंगल बिकम्स मिनिमम and this value of deviation angle is known as angle of minimum deviation and the value of I at that time is known as the critical angle। तो ये बेसिकली चलती है ये बात कि I की वो वैल्यू जिस समय डेल्टा एम सबसे कम मिला है, तो वो I को सिर्फ C से भी कोई बुक लिख देती है कि I उस समय क्या हो गया, C हो गया, C फॉर क्रिटिकल, और कोई बुक सिंबलाइज कर देती है I इक्वल टू आई सी जैसा। तो मेन बात यहाँ पे क्या निकल के आती है, जब ये सिचुएशन बनती है मिनिमम डेविएशन वाली, तो उस समय हमारे पास ये चीजें हो जाती है, डेल्टा बिकम्स डेल्टा एम, यानी डेल्टा को क्या लिखना शुरू कर देते हैं, डेल्टा एम, और आई बिकम्स इज इक्वल टू ई, यानी आई और ई आपस में बराबर हो जाते हैं, और R1 बिकम्स R2, R1 भी R2 भी बराबर हो जाते हैं आपस में, और PQ बिकम्स पैरेलल टू बेस BC ऑफ द प्रिज्म, यानी ये सारे बदलाव हो जाते हैं। ये कब बदलाव होते हैं, हमेशा नहीं है, जब मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन क्रिएट होती है तभी हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। R1 जो रिफ्रैक्शन इंटरनली जो हुआ था, R1 की वैल्यू R2 के बराबर हो जाती है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो दिखा रहे हैं PQ, इसको हम लोग जब फिगर बना रहे हैं तो बिल्कुल पैरेलल ला रहे हैं किसके, PC के, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है प्रिज्म का, ये उसी दशा में प्रूफ ही होता है जब मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन बन रही हो। इसका मतलब इस समय जो डेल्टा ये है एक्चुअली क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में है, तो ये प्रूफ ही तभी होता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये मान लें कि वैसे अगर मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन की हम स्टडी अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि ये रे PQ जो है पैरेलल जाए, हो सकता है वो इंटरनली ऐसे भी जा सकती थी किसी प्रिज्म में, या ऐसे भी जा सकती थी, यानी दिस इज इंसिडेंट रे, और हो सकता है ये वाली हो जाती, कौन सी, जो अंदर जो रिफ्लेक्ट हो रही वो ये रो हो जाती और ये इमर्जेंट निकल जाती। जरूरी नहीं ये इसके पैरेलल होती, ये इसके पैरेलल होगी कब, जब क्या कंडीशन, ये जो रिलेशन आ गया इसको हम चलिए इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। एक रिलेशन अभी और हमको इक्वेशन नंबर 4 से मिल जाएगा, तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 4 व्हाट वी गेट हियर, R1 और R2 तो बराबर ही है ना, दोनों R के बराबर ले रखे, तो R1 भी R हो गया, R2 भी R हो गया, तो कितना हो गया 2R इज इक्वल टू एंगल A के। ठीक है, तो 2R की जगह क्या ले सकते हैं, एंगल A ले सकते हैं, यानी ये इक्वेशन हो गई 6। तो 6 से ये वैल्यू हम 5 वाले में डाल दें। देखें 2R की जगह क्या ले लें, A ले लें यहाँ पे, तो फ्रॉम 4 and 5 व्हाट वी गेट हियर, तो डेल्टा M इट इज बिकम्स एज 2I माइनस 2R था, तो 2R की जगह हमारे पास एंगल A है ना, तो डेल्टा M आ गया हमारे पास 2I माइनस A, या यहां से अगर I हम निकालें तो A प्लस डेल्टा M बाई 2, ओके,
ये हुई इक्वेशन नंबर 7। और यहां से भी एक बात है कि 6 वाले से आल्सो यहां से भी ध्यान रखें कि अगर हम यहां से r लेते हैं तो r कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है, यहीं पे एक ये भी रिलेशन लिखे रखें, r = a/2। तो हमारे पास r की जगह a/2 और i की जगह a + Δm/2 ये आ गए इक्वेशन नंबर 6 और 7 भी अवेलेबल है। तो अब चलिए अब आगे अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तब क्या मिलता है, देखते हैं। तो अब आगे लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, व्हाट वी हैव, n = sin i upon sin r, then we put the values here, n = sin i, that is जितना हमने देखे इक्वेशन 7 में निकाला था, i कितना था, a + Δm/2, तो sin a + Δm/2 और अपॉन में जाएगा sin r की वैल्यू का हिस्सा, तो r है a/2 यानी sin a/2, sin a/2, और इसको हम ऐसे लिख लें n = तो यही रिफ्रैक्शन का फार्मूला आ गया किसके लिए, फॉर द प्रिज्म, n = sin a + Δm/2 अपॉन sin a/2। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें अब और थोड़ा फर्दर हमें जाने की जरूरत है कि फार्मूला फॉर द थिन प्रिज्म या कह सकते हैं फॉर अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल साइज, यानी ऐसे प्रिज्म जो काफी थिन हो या वो प्रिज्म जो काफी स्मॉल साइज के हैं, तो उनके लिए फार्मूला, इसी फार्मूले में थोड़ा और डेवलपमेंट हम लोग कर देंगे, थोड़ा और चेंज कर देंगे तो फार्मूला उनके लिए बन जाएगा। ठीक है, तो देखें कि इसके लिए कंडीशन क्या लगाते हैं, वी यूज साइन i = i ओनली एंड साइन r = r ओनली। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो एंगल होगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, और जब एंगल काफी छोटा हो तो हमें ये ट्रीटमेंट मालूम है कि हम लोग ये अप्लाई करते हैं कि साइन i को सिर्फ i कह सकते हैं, साइन r को सिर्फ r कह सकते हैं, क्योंकि एंगल जितना छोटा होगा वो वैल्यू और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में ना लेके सिर्फ एंगल के टर्म में ली जा सकती है। तो साइन i को सिर्फ i कह रहे हैं, देखें साइन i को सिर्फ i कर रहे हैं, तो n = क्या हो जाएगा, i/r। सो n बिकम्स i/r, i का मतलब a + Δm/2 और अपॉन r का मतलब a/2। ओके, ये by2 वाला कैंसिल हो गया, तो n और a आपस में मल्टीप्लायर चले गए, n = a + Δm, या फिर Δm अगर निकाल रहे हैं तो Δm यही रखें, a को उधर कर लें, तो Na - a, दैट मीन्स Δm = n - 1 × a। यानी ये थिन प्रिज्म के लिए अगर डेविएशन का फार्मूला लगाते हैं तो हम ये लगाएंगे, तो इसको हम कह सकते हैं कि फार्मूला फॉर द थिन प्रिज्म और ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल साइज। तो रिफ्रैक्शन का फार्मूला किस टाइप का हो जाएगा, वो ये ऐसा हो जाएगा, Δm = n - 1 × a, या इसको कह सकते हैं डेविएशन बाय द थिन प्रिज्म। इसको क्या बोल सकते हैं, डेविएशन बाय द थिन प्रिज्म। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छे से देखें और इस वीडियो को एक बार तो थारोली अगर आप देखें और फिर अपने आप प्रैक्टिस करके देखें इस पूरे प्रूफ की, तो ऐसा नहीं कि आपको ये आ जाएगा, और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान भी रखें। तो अब अगले सेशन में हम लोग जो है वो डिस्पर्सिव पावर वगैरह, एंगल ऑफ डिस्पर्सन की बात, डिस्पर्सिव पावर की बात करेंगे जो प्रिज्म से रिलेट करती है। तो इस क्लिप को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक ना किया हो, ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहें टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।